मैं हूं अंग्रेज और मैं जा रहा हूं व्यापार के बहाने भारत को गुलाम बनाने। मैं वहां के लोगों में फूट डालूंगा एवं राज करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जरा सोचिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लीजिए और उस दौर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा देश जिसके खेत सोना उगलते थे, जहां के कारीगरों की उंगलियों में वो जादू था कि दुनिया हैरान रह जाती थी। एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा अकेले अपने दम पर चलाता था। दुनिया इसे आदर और लालच से सोने की चिड़िया कहती थी। ये वो जमीन थी जहाँ दुनिया फतेह करने निकले सिकंदर के हौसले भी टूट गए थे, जहां मोहम्मद गौरी जैसे हमलावरों को भी इस मिट्टी पर कब्जा करने के लिए 17 बार मौत से टकराना पड़ा था, जहां मुगलों को भी अपनी जड़ें जमाने में सदियां लग गई थीं। लेकिन सोचिए, जिस देश को बड़ी बड़ी फौजें और तलवारें नहीं झुका पाईं, उसे समुंदर पार से आए कुछ व्यापारियों ने इतनी जल्दी अपना गुलाम कैसे बना लिया। लेकिन फिर समुंदर की लहरों को चीरते हुए व्यापार के भेष में कुछ सौदागर आए। उनके एक हाथ में तराजू था, लेकिन उनकी आंखों में छिपी थी एक प्यासी तलवार। उन्होंने हमारे मसाले नहीं खरीदे, उन्होंने हमारे जमीर का सौदा किया और देखते ही देखते वो सोने की चिड़िया लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ दी गई। आज हम इतिहास के उस बंद दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे किताबों में ब्रिटिश राज कहा जाता है, लेकिन असल में वह इंसानियत के सीने पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा अत्याचार था। यह खौफनाक कहानी शुरू होती है उस काली तारीख से जब भारत की किस्मत पर पहला और सबसे गहरा घाव लगा। तारीख थी 23 जून 1757। जगह प्लासी का मैदान। बंगाल का नवाब सिराज उद दौला अपनी विशाल सेना के साथ सीना तान कर खड़ा था। उसके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक ऐसा आदमी जिसे नफरत और लालच का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रॉबर्ट क्लाइव। कागजों पर यह एक युद्ध होना था, लेकिन उस दिन मैदान ए जंग में जो हुआ वह युद्ध नहीं, वह धोखा था। एक ऐसी गद्दारी जिसने आने वाले 200 सालों तक हिंदुस्तानियों का खून चूसने का लाइसेंस अंग्रेजों को थमा दिया। नवाब की सेना का सेनापति मीर जाफर अपनी हजारों की फौज लेकर युद्ध के मैदान में खड़ा रहा, चुप खामोश, बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति की तरह। उसकी तलवार म्यान के अंदर ही सोती रही, जबकि अंग्रेजों की बंदूकें नवाब के वफादार सिपाहियों के सीने छलनी कर रही थीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के कानों में सत्ता का जहर घोल दिया था। नवाब को मरवा दो और बंगाल का अगला नवाब मैं तुम्हें बनाऊंगा। उस एक लालच ने, उस एक गद्दारी ने पूरे हिंदुस्तान का सौदा कर दिया। सिराज उद दौला हारे पकड़े गए और बेहद बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी जंग के बाद शुरू होती है। असली लूट का खेल अब शुरू होने वाला था। प्लासी की जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव जब मुर्शिदाबाद, उस समय बंगाल की राजधानी के शाही खजाने में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वह हीरे जवाहरात और सोने के ढेरों के बीच चल रहा था। उस वक्त लंदन शहर की जो कुल दौलत थी, उससे कई गुना ज्यादा दौलत अकेले बंगाल के एक खजाने में पड़ी थी। और फिर शुरू हुआ संपत्ति का महानिकास। अंग्रेजों ने शराफत का नकाब उतार फेंका। उन्होंने मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया, लेकिन वह सिर्फ नाम का नवाब था। एक कठपुतली असली लगाम कंपनी के हाथ में थी। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के खजाने से 100 बड़ी नावें भरकर सोना और चांदी कलकत्ता भेजा। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। गंगा नदी में 100 कश्तियां जो हिंदुस्तानी किसानों और मजदूरों की पीढ़ियों की कमाई थी, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारी जमीन से बहकर जा रही थी। अकेले रॉबर्ट क्लाइव ने उस जमाने में लाखों पाउंड अपनी निजी जेब में भरे, जो आज के हिसाब से अरबों रुपए होते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली अत्याचार, असली नर्क तब शुरू हुआ जब 1765 में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार छीन लिए। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब था बंगाल, बिहार और ओडिशा के करोड़ों किसानों से लगान या टैक्स वसूलने का पूरा कानूनी अधिकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। एक व्यापारिक कंपनी अब सरकार बन चुकी थी। पहले जब कोई राजा टैक्स लेता था तो बदले में प्रजा की सुरक्षा करता था, सड़कें बनवाता था और अकाल पड़ने पर अपने गोदाम खोल देता था। लेकिन अंग्रेजों का मकसद शासन करना नहीं था, उनका मकसद था निचोड़ना। उन्होंने टैक्स को इतना बढ़ा दिया कि किसान की कमर टूट गई। अगर फसल अच्छी हो तो टैक्स दो, अगर सूखा पड़े तो भी टैक्स दो, अगर बाढ़ आ जाए और सब कुछ बह जाए तो अपनी जमीन बेचकर, अपने गहने गिरवी रखकर टैक्स दो। अंग्रेज अफसर, जिन्हें उस वक्त नवाब्स कहा जाता था, वो गांव गांव घूमते। जो किसान लगान नहीं दे पाता उसे कोड़ों से पीटा जाता, चिलचिलाती धूप में घंटों खड़ा रखा जाता और यहाँ तक कि उसके बच्चों को गुलामी के लिए बेच दिया जाता। जहाँ पहले किसान अपनी फसल का 10% हिस्सा राजा को देता था, अब अंग्रेज 50% से ज्यादा छीन रहे थे। पैसा गंगा के किनारे से निचोड़ा जाता और टेम्स नदी लंदन
समंदर के किनारे निचोड़ दिया जाता। बंगाल, जिसे कभी जन्नत ए निशान राष्ट्रों का स्वर्ग कहा जाता था, अब एक कब्रिस्तान में बदलने लगा था। खेत सूख रहे थे, चेहरे मुरझा रहे थे, लेकिन कंपनी की तिजोरी का पेट नहीं भर रहा था। लेकिन दोस्तों, अत्याचार की हद तो तब पार हुई जब कुदरत ने भी हिंदुस्तान से मुंह मोड़ लिया और अंग्रेजों ने इंसानियत का गला घोंट दिया। मैं बात कर रहा हूँ 1770 के उस खौफनाक मंजर की, जब जिंदा लोग मुर्दों का मांस खाने पर मजबूर हो गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। एक ऐसा दौर आने वाला था जहाँ माएं अपने बच्चों को नदी में बहा देंगी, क्योंकि उनके पास खिलाने को एक दाना नहीं होगा। और उस वक्त, उस दर्दनाक वक्त में जब लोग तड़प रहे थे, अंग्रेज अफसर क्या कर रहे थे? वो अपनी शराब के जाम टकरा रहे थे और लगान की दरें और बढ़ा रहे थे। आखिर क्या हुआ था? 1770 में कैसे 1 करोड़ लोग भूख से तड़प कर मर गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे मुनाफे में बदल दिया? यह जानने के लिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे हम उस अंधेरे